ईरान की संसद में ट्रंप पर इनाम का ऐलान। अमेरिकी संसद में ट्रंप की ताकत पर लगाम। दुनिया के सर पर मंडरा रहा बड़ा तूफान। सुपर पावर की जंग से कांप उठेगा जहान। अमेरिकी संसद वर्सेस ईरानी संसद। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आपको एक तस्वीर याद होगी जिसमें पूर्व सैनिक ने चिल्ला चिल्लाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का विरोध किया था और अमेरिका में युवा सैनिकों के युद्ध में झोंके जाने पर चिंता जताई थी। इस बात की चिंता पूरे अमेरिका में हो रही थी कि इजराइल के हितों के लिए अमेरिकी बच्चों को ईरान के युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है, उनको क्यों कुर्बान किया जा रहा है। यह बात अमेरिका की सड़कों पर थी, लेकिन अब यही बहस अमेरिका की संसद में हो रही है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। जहां एक और युद्ध और तनाव का खतरा बना हुआ है, वहीं पर दूसरी ओर अमेरिका के भीतर ही सैन्य शक्तियों पर रोक लगाने की बहस तेज हो गई है। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर अपने ही घर में घिर गए हैं, या यूं कहें कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियों की संसद अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। ट्रंप पर इनाम की बात की गई थी। अमेरिका की संसद में प्रस्ताव लाया गया था जिसमें कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले को 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो क्या ईरान की संसद एक नए युद्ध का इंतजार कर रही है? अमेरिकी संसद में भी ट्रंप को घेरने की बात की गई है। मिडिल ईस्ट में लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और पूरी स्थिति अंधेरे में तब्दील होती जा रही है। यानी कि फिलहाल कुछ भी ऐसा संकेत निकल कर नहीं आ रहा है कि मामला ठीक ठाक हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज अमेरिका की संसद में हुआ क्या और वहां पर कैसे ट्रंप पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव आया। संसद में ईरान के खिलाफ जंग रोकने का प्रस्ताव पास हुआ। ईरान युद्ध पर ट्रंप की सैन्य सागत सीमित करने की कोशिश की बात हुई। और इसके साथ साथ जो चार रिपब्लिकन सांसद ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया और ट्रंप के खिलाफ वाला प्रस्ताव करीब 50 और 47 वोटों के से पास भी हो गया। कानून बनने पर युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत होती है। प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिकी ट्रंप अभी भी वीटो कर सकते हैं। ट्रंप अगर वीटो करते तो उसे रद्द करना आसान नहीं होगा और वीटो पलटने को दोनों सदनों में 2 से 3 2/3 कह सकते हैं बहुमत जरूरी होता है। फिलहाल इतना बड़ा समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल है, खासकर ट्रंप के लिए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब एक बार कानून की बात भी कर लेते हैं कि कैसे अमेरिका की जो कानून है वो क्या कहता है। वहां पर यह बात करते हैं कि अमेरिकी संविधान में भी संसद को युद्ध का अधिकार शुरू करने का या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को ना मिले। यह बात वहां की संसद में आ रही है क्योंकि वहां के सांसदों के जहन में है कि राष्ट्रपति विनाशकारी है। और सबसे बड़ी बात है कि संविधान में भी यही लिखा है, कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी के 60 दिन तक सैन्य कार्रवाई चला सकता है। 60 दिन के बाद युद्ध खत्म करना या फिर कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी होती है। कांग्रेस मतलब संसद। सेना वापसी के लिए 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत दी जा सकती है, वो आपको मिल सकती है, लेकिन आपको 60 दिन में बोरिया बिस्तर समेटना होगा किसी दूसरे देश में अगर युद्ध कर रहे हैं। कानून राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों को सीमित करता है, जो अमेरिका का कानून है, जो प्रस्ताव लेकर आया गया है। अमेरिका में युद्ध का अंतिम अधिकार कांग्रेस के पास माना जाता है। आगे की कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस की अनुमति जरूरी होती है। अमेरिका की संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की संसद में उलझ कर रह गए हैं, फंस कर रह गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
दूसरी तरफ ईरान की संसद की बात करें तो वहां पर क्या हुआ? वहां ट्रंप और नेतन्याहू पर इनाम घोषित कर दिया गया है। मतलब कि जो भी अब दोनों की हत्या करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, यह बात की जा रही है। ईरान की संसद में ट्रंप और नेतन्याहू पर नए कानून की चर्चा हुई। कानून में हत्या करने वाले को भारी इनाम देने की बात की गई। ट्रंप और नेतन्याहू के किलर को $50 मिलियन, करीब करीब 500 करोड़ रुपए के इनाम की बात की गई है। और ईरान ने हमलों के लिए अमेरिका इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बिल की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कपूर का नाम भी आरोपों में शामिल किया गया है। दोनों संसद की बात मैंने आपको बता दी। अब यह भी जान लेते हैं कि ट्रंप ने जंग आखिर क्यों टाली थी, इसको समझिए। वो कह रहे थे ना कि युद्ध विराम कर दिया गया है, तो इसके पीछे की वजह क्या ही आपको बता दूं। अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमले को फिलहाल टाल दिया। खाड़ी देश जैसे कि यूएई, कतर और सऊदी अरब ने अपील की थी, इसलिए ऐसा किया। बातचीत और डिप्लोमेसी को मौका देने पर जोर दिया गया। मिडिल ईस्ट में पहले से ज्यादा युद्ध बढ़ने का खतरा था। अमेरिकी सैनिक और ठिकानों पर हमले का डर था। तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ने की आशंका थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और स्थिरता की चिंता थी। इसलिए फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोक दी गई थी और अपनी संसद का दबाव भी था। लेकिन जंग के मुहाने पर दुनिया खड़ी है। अब एक सवाल उठ रहा है और वो सवाल यही है कि यही क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एक तरफ अमेरिका शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ फिर से हमला करने की चेतावनी दे रहा है। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिक पहले से तैनात कर रखे हैं। मिडिल ईस्ट के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और एक दर्जन से ज्यादा नेवी डिस्ट्रॉयर भी तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स ऑपरेशनल हैं और मौके पर करीब 5,000 मरीन तैनात हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स भी तैयार खड़े। तो बड़ा होने जा रहा है। अब ऐसा करेंगे तो फिर क्या तेल के दाम गिरेंगे? एक बयान ट्रंप का भी सामने आया। अब ट्रंप का बयान क्या सामने आया, जिसमें वो कह रहे थे कि तेल के दाम गिरेंगे। लेकिन ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। अभी तो तेल के दाम आसमान पर है। उनकी जो वजह नंबर 1 है, वो वजह नंबर यह है कि ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, एक कारण। दूसरा कारण, ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौते की ओर झुक रहा है। वो घुटनों पर है, पहले भी कह चुके हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और ऐसा लग भी नहीं रहा है। कारण नंबर 3, उन्होंने तेल की कीमतों में गिरावट की उम्मीद जताई है। और कारण नंबर 4, अमेरिका ने फिलहाल बड़ा हमला टाल दिया है, यह अमेरिका कह रहा है। 5, युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें और महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। 6, अगर तनाव कम दिखाया जाए तो तेल की कीमतें नीचे रह सकती हैं। जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है वो नीचे आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ईरान के साथ जंग में फंसा अमेरिका बहुत नुकसान झेल रहा है, वो भी बच नहीं पा रहा है। ट्रंप के 42 फाइटर जेट्स तबाह हो चुके हैं। वो भी ये जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, A-10 थंडरबोल्ट हमला जेट पर हुआ था, 2 हमले हुए थे। और 7KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एयर रिफ्यूलिंग प्लेन, वो भी निपट गया। एक E-3 सेंट्री अवॉक्स प्लेन, 2 MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशन प्लेन और 1 HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स और 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, ये तबाह हो गए। इसलिए तो ईरान मानने को तैयार नहीं। अब क्या है भाई, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है। चीन की भी बात करें तो जिनपिंग ने भी अमेरिका ईरान युद्ध पर चेतावनी दी। यह चेतावनी उन्होंने तब दी जब पुतिन जिनपिंग की बैठक चल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मिडिल ईस्ट युद्ध पर चेतावनी आई है।
जिनपिंग ने चेता दिया है कि भाई दुनिया जंगल राज की तरफ बढ़ रही है। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो वैश्विक स्थिरता खतरे में होगी और लंबे युद्ध से अंतरराष्ट्रीय नियम जो हैं वो कमजोर पड़ सकते हैं। एक तरफा सैन्य कार्रवाई को खतरनाक बता दिया है और अमेरिका ईरान में लड़ाई तुरंत रोकने की अपील की है। पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन के पास पहुंचे, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद अब शी जिनपिंग पुतिन की मुलाकात हो रही है, दोनों की बातचीत हो रही है। तो क्या ये दोनों शांति की बात करने वाले हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही तो हैं जो ईरान को दम दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, और ईरान भी इन्हीं की ताकत के भरोसे अमेरिका से लड़ रहा है। अब ये खेल समझिए। इसी खेल के इर्द गिर्द हमने कुछ सवाल तैयार किए, हम जनता के बीच पहुंचे, उनसे सवाल पूछे और लोगों ने भी इस पर अपनी राय दी है, क्योंकि हर कोई इस युद्ध के इर्द गिर्द अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश और अपनी सुरक्षा को देख रहा है, महंगाई को समझ रहा है और वो जानता है कि युद्ध खत्म हुआ तो महंगाई कम होगी और हमारा तनाव भी खत्म होगा। पता नहीं आज हम टू व्हीलर चला पाएंगे कि नहीं, कल हम कार चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, कोई तेल का ही तो खेल है ये युद्ध। इसलिए हमने सवाल पूछे, और जो सवाल पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर कि क्या ट्रंप की सैन्य ताकत पर लगाम लगाना अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है? लोगों की राय जो निकल कर आई, 77% लोगों ने क्या कहा, युद्ध रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है। 11% ने कहा राष्ट्रपति को खुली छूट होनी चाहिए। 12% लोगों ने कहा कुछ हद तक यह सही फैसला है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या ईरान के खिलाफ युद्ध से पहले कांग्रेस की मंजूरी होना सही फैसला है? कांग्रेस मतलब संसद की, अमेरिकी संसद की। 57% लोगों ने कहा हां, लोकतंत्र में यह जरूरी होता है क्योंकि पूरा देश अपने सांसदों को चुनकर भेजता है, वो उनकी भावनाओं को वहां पर रखते हैं। 26% लोगों ने कहा राष्ट्रपति अकेला फैसला लें। 11% लोगों ने कहा कुछ मामलों में छूट होनी चाहिए। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि क्या ट्रंप नेतन्याहू पर इनाम वाले ईरानी प्रस्ताव से हालत और ज्यादा भड़क सकते हैं, जो उन्होंने गला काटने की, मारने की बात की है। तो 56% लोगों ने कहा हां, इस तरह के बयान अगर होंगे, इस तरह का इनाम होगा तो भाई हालत और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। 15% लोगों ने कहा ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, और 23% लोगों ने कहा सिर्फ राजनीतिक दबाव, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल कि क्या अमेरिका ईरान टकराव दुनिया को बड़े युद्ध की तरफ धकेल रही है? हम तो कह रहे हैं गरीबी की तरफ धकेल रही है, बर्बादी की तरफ धकेल रही है। पूरे देश की जीडीपी तबाह हो चुकी है, विकास के खेल खत्म हो चुका है और सबके पहिए रुकने वाले हैं, विकास का भी। तो 74% लोगों ने कहा हाँ साहब, ये बड़ा खतरा है जो कि लगातार बढ़ रहा है। 18% लोगों ने कहा युद्ध की संभावना कम दिखाई दे रही है। 8% लोगों ने कहा तनाव सीमित रह सकता है। एक और सवाल जो हमने पूछा, पांचवा आखिरी, कि क्या रिपब्लिकन सांसदों का ट्रंप के खिलाफ जाना पार्टी में दरार या बगावत है? 41% सांसद कह रहे थे ये अंदरूनी बगावत की तरफ बढ़ रहा है पूरा मामला। 38% ने कहा राजनीति में ये आम बात होती है, अपने विचारों के तहत लोग बहुत सारे आत्म जो ज्ञान होता है उसके अनुसार काम करते हैं। 12% कह रहे थे सीमित मतभेद हैं, ठीक हो जाएंगे। 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब कुछ एक्सपर्ट हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने उनको बुलाया है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड एमजे अगस्टीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। विदेशी मामलों के जानकार सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ मौजूद हैं, और पूर्णिमा नाथ जो कि अमेरिका से मेरे साथ मौजूद हैं, वो उनसे भी बात करेंगे। और ईरान से शब्बीर मेहंदी खान मेरे साथ जुड़े होंगे। सबसे पहले शब्बीर मेहंदी खान के पास हम चलेंगे। शब्बीर साहब, आपकी संसद है, आपकी संसद में प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि साहब जो हत्या करेगा उसको तो हम इनाम देंगे, और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के सर पर आपने इनाम रख दिया है। लेकिन वहां अमेरिका की संसद में खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब घिर गए हैं। तो सबसे पहले एक तरफ तो आप बातचीत की बात करते हैं, उम्मीद भी जताते हैं, इस्लामाबाद में बातचीत होती है, और वहीं संसद में आप अपना प्रस्ताव पास कर देते हैं और कहते हैं हम तो साहब दोनों का सर कलम जो करेगा, दोनों की हत्या करेगा, दोनों को जो मारेगा, जिसमें नेतन्याहू भी हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं, हम उनको 500 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। ये कैसी शांति की बात है साहब?
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दावत देने के लिए। इस मसले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। समझाइए। वो ये है कि देखिए यहाँ पर 14 मई को 2026, ठीक है, इब्राहिम अजीजी, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमिटी, जो हम्म। पार्लियामेंट की एक सब कमिटी होती है यहाँ पर, उसके चेयरमैन हैं, ठीक है। तो वो स्टेट टीवी पर आकर अनाउंस करते हैं कि वो एक बिल को ड्राफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका टाइटल है काउंटर एक्शन बाय द मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ ईरान इस्लामिक रिपब्लिक, जिसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। यहां तक बात चली है, यानी इसको ये एक रेसिप्रोकल एक्शन के तौर पर मानते हैं कि हमारी तरफ से भी रेसिप्रोकल एक्शन होना चाहिए। 28 फरवरी को जो असैसिनेशन हुए हैं हमारे लीडर के, जो अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी इलीगल रहे हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा मेजर होना चाहिए लॉ की तरफ से जो जिसका हम रेसिप्रोकल एक्शन ले सकें, ठीक है। ये एक प्रस्ताव है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन की तरफ से है। अब क्या ये ड्राफ्ट बन गया है, पार्लियामेंट में क्या पेश हुआ है, इस पर क्या चर्चा हुआ है, इसको पास किया गया है, इसकी कोई खबर नहीं है। बल्कि जहां तक कि हमें खबर है वो ये है कि ये चीज बिल्कुल भी जो है पास नहीं हुई, ये बात तक नहीं रखी गई। ये आकर बस स्टेट टेलीविजन पर आकर इजहार करते हैं कि मैंने ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया है। इतना ही है सिर्फ, इसके आगे कोई बात बड़ी नहीं है। एक ये, दूसरा ये है कि जहां तक कि बाउंटी की बात है, आपने कहा 500 करोड़, तकरीबन जो है 58 मिलियन डॉलर्स की जो बात हो रही है, वो भी जो है इन्हीं अफराद के जरिए से, यही इब्राहिम अजीजी, इनकी तरफ से एक प्रपोजल था, जिसको उन्होंने अभी तक ड्राफ्ट में भी तब्दील नहीं किया है, पार्लियामेंट में तो दूर की बात है। तो ठीक है, तो ये एक चीज है, तो हम अभी इसके बारे में चर्चा करना थोड़ा सा जल्दी है। ये मोस्टली एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि मैसेज है, तुम एक वही टेररिस्ट हो। मैं समझना चाह रहा था। ये एक मैसेज है। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, क्या यह दुनिया पूरी पागलों के चक्कर में फंस गई है? मैं इसलिए पागलपन की बात कर रहा हूं कि इस्लामाबाद में जब शांति वार्ता होने वाली होती है और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि देखिए ईरान अगर मान जाएगा तो ठीक है, वरना मैं तबाह कर दूंगा, मैं घुटनों पे ला दूंगा, वो मुझे माफी मांग रहा था। अरे भाई, शांति वार्ता हो तो जाने दीजिए। और यहां पर जब एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि फिर से बातचीत होगी, और इसके साथ साथ ट्रंप चीन में पहुंचे हुए हैं, जिनपिंग से बातचीत कर रहे हैं कि शायद कुछ संकेत निकल कर आ जाएगा। जिनपिंग ईरान को अब तक रसद दे रहे थे, हिम्मत दे रहे थे, ताकत दे रहे थे, वो समझाने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद फिर यह संकेत निकल कर आता है कि भाई जो भी नेतन्याहू को और डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा हम तो इनाम देंगे। मतलब हो कुछ नहीं रहा है, और ये कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम ये पागल लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। सब गंदा है पर धंधा है, ये सब गंदा है पर धंधा है ये। मनोज जी भाई, ये लड़ाई जो है ये सारी तेल की हो रही है, और ये लड़ाई जो है इसको मैं कोल्ड वॉर 2.0 नहीं, तेल की लड़ाई करते रहो, लेकिन दुनिया का तो तेल मत निकालो ना, मेरे कहने का मतलब वो है। तो ऐसा है कि ये कोल्ड वॉर 2.0 है। ईरान और वेनेजुएला इसमें एक पुर्जा बने हैं। चाइना के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि सियासतदान नहीं है, जिनके ऊपर 34 घोर अपराध के काउंट्स हैं, 1 कन्विक्शन, 2 केस पेंडिंग, 2 इम्पीचमेंट और 6 बैंकरप्सीज हैं, अब बार बार कह रहे हैं कि ये पागलपन है। तो एक बात को समझिए कि वो सियासतदान नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी के बिजनेस में रियल एस्टेट के आदमी हैं। उन्होंने अब तक बैंकों के साथ डील किया है, और क्योंकि मैं 8 साल उन्हीं के शहर में रहा हूं, तो बैंकों के साथ डील करना और हमारी दुनिया में सियासत, वो भी इस तरीके की जिसमें आधी दुनिया को उन्होंने किनारे पे खड़ा कर दिया है। तो जब चाइना के ऊपर टैरिफ लगे तो उन्होंने अमेरिका के रेयर अर्थ रोक दिए। अब रेयर अर्थ के बिना ना फोन बनेगा, ना गाड़ी बनेगी, ना आपका F-16 हवाई जहाज बनेगा, ना टीवी बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ठीक है, अब हम चाइना के तेल को रोकते हैं। तो वो चले गए वेनेजुएला। अब वेनेजुएला तो छोटा सा कंट्री थी, गए हेलीकॉप्टर से किया, CIA ने पैसे दिए, शाम को उठा के तोड़ के डॉल्सी रोड्रिगेज को बना के आ गए। अब जब ईरान की बारी आई तो वो शोले में कहता है ना कि गब्बर सिंह को बकरी का बच्चा तो नहीं तो पकड़ के लिया, तो वहां नेतन्याहू साहब फिर पिक्चर में आते हैं।
नेतन्याहू साहब पिछले 40 साल से लगे थे पिछले 6 प्रेसिडेंट्स को कन्विंस करने की ईरान पे अटैक करो, कोई नहीं माना। जॉन कैरी साहब की स्टेटमेंट है। अब वो एप्स्टीन फाइल्स हैं, एपैक अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, आरजेसी रिपब्लिकन जूश कोalition है, मेरियम एल्डिसन है, या पॉल सिंगर है। ये सब जो है मनोज भाई, ये फंड करते हैं अमेरिकन इलेक्शंस को। अब राजनीति में जहां से पॉलिटिशियन को जो फंड करेगा, पैसा उठाया, आपको उसकी टूटी तो बजानी पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अब पहुंच गए ईरान। वहां इन्होंने सोचा नहीं था कि आईआरजीसी से इतना कुछ होगा, और किस तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज रोकने से 20,000 सेलर, 2,000 शिप अटके पड़े बेचारे घर से दूर। तो कहने की मेरी मोटी मोटी बात का लबो-लबाब ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिना सोचे, बिना कांग्रेस, बिना यूनाइटेड नेशंस के अप्रूवल के उन्होंने ये लड़ाई की, और उसके बाद उन्होंने सारी दुनिया तो हिलाई, जीसीसी कंट्रीज को भी हिला दिया। उसमें भी 2 खित्ते बन गए, जो मैं अगले पार्ट में आके आपको बताऊंगा कि किस तरह यूएई और इजराइल का एक साठगांठ है अब्राहम अकॉर्ड के बाद, जिसमें कि नेतन्याहू साहब ने कहा कि मैं अभी पीछे यूएई होके आया हूं, और दूसरी तरफ इस्लामिक नेटो बनने का जो चल रहा है, जहां साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, तुर्की और कतर है। तो मेरा कहने का लबो-लबाब ये है कि ये भी और बढ़ सकता है, क्योंकि अब यूएई से इजराइल लड़ेगा और सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान लड़ेगा, जिसने अपने हवाई जहाज। बिल्कुल, आपने सही संकेत दिया, और आपने इस बात का जिक्र भी किया, आपने फिल्म शोले का जिक्र किया। अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर ठाकुर कौन है और गब्बर कौन है। पूर्णिमा जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आज खबर जिस तरीके से निकल कर आ रही है कि अमेरिका की संसद ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाम लगाने की कोशिश की है, उनके अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश की है, या ये मान लिया जाए कि उनके हाथ बांधने की कोशिश की है, तो मुझे शोले फिल्म की तरह डोनाल्ड ट्रंप संजीव कपूर की तरफ दिखाई दे रहे कि शॉल पहने हुए हैं और उनके हाथ हैं ही नहीं, लेकिन वो महसूस भी कराना नहीं चाहते। कुछ ऐसी ही स्थिति संसद के प्रस्ताव में देखी जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये कि कल की जो वॉर पावर रेजोल्यूशंस को एडवांस करने की जो बिल पास हुई है, वो बेसिकली अभी तक उनका पावर को रेन किया नहीं गया है, वो एडवांस हुआ है, और एक वोटिंग होगी उसके ऊपर। द आइडिया इज दैट यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस है। अभी यहाँ पे जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हैं, स्पेशली जैसे आपकी एग्जीक्यूटिव होगी, प्रेसिडेंट की ब्रांच होगी, उसके बाद कांग्रेशनल ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी जो लॉ क्रिएट करते हैं, और उसके बाद आपकी जुडिशियल ब्रांच होगी, वो बेसिकली शुड बी बाई पार्टीजन और नॉन पार्टीजन ऑल्सो। उनका कोई पार्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप लिटरली कांग्रेस को डार्क में रख रहा है। उनका जो वॉर, इवन फॉर द ईरान वॉर, उनको कांग्रेस से परमिशन लेना चाहिए था, और जब नहीं लिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशनली उनको पावर दिया जाता है कि 60 डेज का क्लॉक यूज करा जाता है। उसमें भी क्या होता है, 60 डेज आप वो वॉर खत्म करना चाहिए, एडिशनल 30 डेज आपको दिया जाता है विड्रॉ करने के लिए आपको फोर्सेस को। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है आप देख लीजिए। उन्होंने लेटर तो भेज दिया है कि खत्म हो गया है ये मिलिट्री एक्शन, लेकिन आपने वहाँ पे बिल्डअप करे जा रहे हो, कोई भी फोर्सेस आपने विड्रॉ नहीं की ईरान के वहाँ से। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सटेंड द वॉर, और गेम खेला जा रहा है, वर्ड गेम, प्रोपेगेंडा गेम खेला जा रहा है कि सीज फायर की जो वर्ड है उसको टूल के हिसाब से यूज करा जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हॉस्टिलिटीज तो बंद नहीं हुई ना। लिटरली इजराइल अभी भी लेबनान के ऊपर टारगेट कर रहा है, बमबारी कर रहा है। ईरान के ऊपर बम नहीं गिरी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वॉर बंद नहीं की। तो लीगली स्पीकिंग, फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, प्रेसिडेंट ट्रंप इज रॉन्ग। इसीलिए कांग्रेस के ये वॉर पावर रेजोल्यूशन जो 1973 की है, उसको एडवांस कराने के लिए बहुत कोशिश करा गया था। रिपब्लिकन्स वोट नहीं कर रहे थे। अभी कल वाला जो सिचुएशन है उसमें 4 रिपब्लिकन वोट किए, इसमें बिल कैसिडी भी है सेनेटर, जो जिसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े हो गए थे, और
उसके साथ साथ आपका रैंड पॉल भी है. अनफॉर्चुनेटली रैंड पॉल इज ऑल्सो द वन हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू पुश द प्रेसिडेंट्स बॉल रूम. यहाँ पे हो क्या रहा है? एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट इज ट्राइंग टू ग्रैब एवरीबडीज पावर. ये चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है उसको खत्म करा जा रहा है. और आपने अगर नोटिस किया है, इवन कांग्रेशनल सीट्स, कल की जो एक इलेक्शन हुई है, बड़ी इलेक्शन हुई है, इट वाज मोस्ट वॉच्ड एक्चुअली. केंटकी में एक रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसका नाम है टॉमस मासी. उनको हराने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिटरली $30 to $50 million और उनके कनेक्टेड ग्रुप्स हैव स्पेंट. और उसके अच्छा जी। उसके जो चैलेंजर है, उनको एपैक जो हमारे यहाँ पे लॉबिंग ग्रुप है इजराइल की, उन्होंने सपोर्ट किया था. तो उसको हराया गया है. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन आवर कंट्री. दिस इज आवर पॉलिटिक्स बेसिकली. अब लोग बेसिकली क्वेश्चन करने लग गए कि इजराइल और एपैक इज नॉट इवन ए रजिस्टर्ड फॉरेन एजेंट. और इनकी जो दबदबा है यहाँ पे from a political standpoint, this is what people are asking वो questions हमने at this देखा, point. हमने किस तरीके से तमाम सैनिकों को देखा कि वो विरोध कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि भाई अमेरिका के बच्चों को आप इजराइल की ख्वाहिश पूरी कराने के लिए क्यों आप युद्ध में झोंक रहे हो, क्यों आप वहां पर बलि का बकरा बना रहे हो. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि कैक्टस की तरह इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने जकड़ रखा है. मेरे साथ अगस्टिन साहब मौजूद हैं. अगस्टिन साहब, थोड़ी भूमिका को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद मैं सोचूं कि आपसे विस्तार से बात करूं. मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, क्योंकि लग नहीं रहा है कि हालात तो सुधरने की स्थिति में है. क्योंकि पहले यह लग रहा था कि जो चाइना और रशिया है वो दोनों ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, और दिख भी रहा था, उनके बयानों में भी दिख रहा था. और हार थक कर डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना पहुंचे. वहां पर उन्होंने कहा कि भाई कुछ करो, रास्ता निकालो. और वहां से अब पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है. शायद कुछ संकेत निकल कर आए, लेकिन अभी भी ईरान के तेवर ठंडे नहीं पड़ रहे हैं. आपको क्या लगता है, ईरान, जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप, कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ईरान, जिनपिंग और पुतिन और ट्रंप के बीच में रास्ता निकले या ना निकले, वो दूसरा प्रॉब्लम है अमेरिकन को. मैडम मेरे बात से बिल्कुल एग्री करेंगी. आज के तारीख में आप अगर देखते हैं तो अमेरिका को अमेरिका से ही खतरा है. मैं इसको 1 मिनट में जरा विस्तार से बताता हूं. प्लीज. देखिए, अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जब से ट्रंप 2.0 आया है. जब से ये ब्लडी मेरी की तरह लोगों के ऊपर तारीफ पे तारीफ लगा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ तारीफ पे तारीख मिलता है, उसके वजह से ये इनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा हो गए, पहली बात. और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वॉर जो है हमारे घरों में, आपके घरों में तो दस्तक दे ही रहा है फ्यूल प्राइसेस के तौर पे. अमेरिकन के घर पे भी दस्तक दे रहा है. आप विश्वास नहीं करेंगे, आई थिंक इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन, अगर इफ अमेरिका इज स्टेयरिंग डाउन, वो इन्फ्लेशन आज के तारीख में चल रहा है. आप सोचिए, एक स्टेट्समैन कैसे ट्वीट डाल रहे हैं, हॉरिबल कांग्रेसमैन थॉमस मैसी, पुट आउट योर ओल्ड एंडोर्समेंट, विड्रॉ योर फेक स्टेटमेंट. इस तरह से कोई स्टेट्समैन आज तक पिछले 100 साल में या 200 साल में, या जितना भी हम मॉडर्न इरा को जानते हैं रेनेसांस के बाद, कोई भी स्टेट्समैन इस तरह का स्टेटमेंट देता हुआ दूसरे कंट्रीज के खिलाफ या उनके खिलाफ आपने देखा है? तो ऐसा व्यक्ति, आपको क्या लगता है, कूटनीति को दरकिनार करे, हॉर्मुज के पीछे पड़ा हुआ है, ईरान को अटैक करने के पीछे पड़ा हुआ है? और आप लिखित में ले लीजिए, ईरान के ऊपर के जो दूसरा अटैक है, जो पिछला वाला अटैक तो बहुत घमासान था, अभी आने वाला जो अटैक है और भी ज्यादा तेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये, इसके अलावा ट्रंप के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. और इसलिए नहीं है क्योंकि उनका अपना रेटिंग मागा क्राउड के बीच में बढ़ाना है. दूसरा,
ये मेरा अनुमान है, ये जो एपैक हो या फिर जो जूस के जो कोर कमिटी हो, इनका कोई बहुत बड़ा ट्रम्प का कोई बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता जो है इनके हाथ में है, एपिस्टीन फाइल के अलावा। जी। तो ये जो कहते हैं ट्रम्प को करना ही पड़ेगा। और ये क्या कह रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट के अलावा बीबी जो है, बीबी के पास कोई और, पहली बात उनको अपने लिए सर्वाइवल के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, इजराइल के सर्वाइवल के लिए भी उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी और वॉरहेड आ जाए, सबसे पहला बॉम्ब जो है इजराइल पे गिरेगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। और दुनिया का कोई देश ये नहीं चाहता है कि करंट जो रेजीम है ईरान, उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि उसके अगले दिन ही हमें, आपको, किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि इजराइल को खत्म करने में वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे। जी। इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प ये नहीं है कि आप ईरान को निस्तानाबूद कर दें, क्योंकि रेजीम के साथ साथ 99% लोग जो पिस रहे हैं वो आप जैसे आम लोग पिस रहे हैं। ईरान तो पिस ही रहा है, बट ईरान जिसको पीस रहा है, जिसकी वजह से आपको ऑफिस आने में जो आप उबर में 200 देते थे, आज 350 दे रहे हैं। और गरीब का सोचिए क्या हालत हो रहा है। तो इसका बीच का विकल्प हमें निकालना ही होगा। वो क्या विकल्प है, आप यहां बैठ करके कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते। लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ अच्छी खबरें जरूर आ रही हैं। शब्बीर मेरे साथ मौजूद है। शब्बीर, ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्मुज से करीब 26 जहाज निकले हैं। 26 जहाज निकले एक संकेत है। तो ये संकेत क्या है कि देखिए भाई, क्योंकि ये तो बात सही है कि चीन भी चाहता है, रशिया भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, तमाम देश चाहते हैं, तो ईरान दबाव में तो है। तो खुद ईरान की जो सरकारी रिपोर्ट आ रही है, जो सरकारी मीडिया है, उसने कहा कि साहब 24 घंटे में हॉर्मुज से 26 जहाज निकले हैं। अब ये 26 जहाज टोल टैक्स देके निकले हैं या कोई आप यूएई के साथ समन्वय से निकले हैं? थोड़ा सा बताएंगे संकेत वहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं शब्बीर साहब? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट करना चाहूंगा हमारे पिछले गेस्ट के बयान पर। वो ये है कि देखिए, ईरान ने 2004 में जो सुप्रीम लीडर थे यहाँ के अयतुल्ला खामेनी शहीद, उन्होंने कहा था, फतवा दिया कि हम कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते। और सिर्फ ये उनका फतवा नहीं है, बल्कि एनएसए, अमेरिका की जो एनएसए है, और खुद यूएन इंस्पेक्टर्स आईएईए के, उनका भी बार बार ये कहना है कि हमारे पास कोई संकेत या कोई हमारे पास जो है एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में जो इस बात को बार बार कहती हुई आ रही है, वो मोसाद है। मोसाद की अगर आप मानते हैं तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। रिसेंटली जो है सुप्रीम लीडर जो नए वाले हैं आयतुल्ला मुश्तबा खामेनी, वो आकर भी कहते हैं कि मेरा भी स्टैंड बिल्कुल पिछले लीडर की तरह है, हम न्यूक्लियर हथियार की तरफ नहीं जाने वाले हैं। एक ये। दूसरी बात, सही फरमाया कि जो है अमेरिका अब एक फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं रही है। ये जो आइस हमने देखा, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, किस तरह से जो है ये इलीगल हुआ। 2 बार प्रेसिडेंट इम्पीच हो चुके हैं। क्यूबा और वेनेजुएला में उनका काम बिल्कुल भी इलीगल रहा है। और जो है ना टैरिफ की हमने भी देखा है कि रिसेंटली वहीं की सुप्रीम कोर्ट आकर कहती है कि इलीगल चीज थी और उसको रिवोक करती है। खैर, ये अब जहां तक के इस सवाल की बात है, वो ये है कि देखिए, ईरान ने पहले दिन से ये कहा, देखिए जंग से पहले, बल्कि कई सालों से 2000 से ये कहता हुआ आ रहा है कि अगर हम पर कोई वॉर इंपोज हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ताकत रखते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं थी जो 1 महीना पहले ट्रंप आकर कहते हैं कि हमें पता नहीं था कभी कि ये बंद करेंगे, हमें पता नहीं था कि ऐसा काम कर देंगे। उनको पता होना चाहिए था, एक बार नहीं बार बार 20 साल से ईरान कहता हुआ आ रहा है कि हम बंद करेंगे। खूब, जब बंद भी किया है तो देखिए यहां पर भी हमें तारीफ करना चाहिए ईरान की कि अक्लमंदी के साथ और रेशनल तरीके से किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम सबके लिए बंद करेंगे, बल्कि हम स्मार्ट कंट्रोल करेंगे। यूएस मिलिट्री को जो है हम आने नहीं देंगे यहां पर, और वो देश जो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे इस वॉर में, उनकी कश्तियों को गुजरने नहीं देंगे। और ये जस्टिफाइड भी है ईरान के लिए इंटरनेशनल कानून के एतबार से कि आप, जो कंट्री आप पर वॉर इंपोज कर रही है, आप हक रखते हैं उनको इकोनॉमिकली जो है तकलीफ
पहुंचाने का आप हक रखते हैं। बाकी जो भी कश्तियां थी वो जाने देंगे, जैसे कि हिंदुस्तान हुआ, जैसे कि चाइना हुआ, जैसे कि रशिया हुआ, ठीक है। जैसे ही सीज फायर होता है, जैसे ही सीज फायर होता है यहां पर, तो पहले दिन, पहले 24 आवर्स ईरान कश्तियों को जाने देता भी है। यूएस ने सीज लगाकर, नहीं जबकि नहीं, वो ये सीज फायर के टर्म्स पूरी में कहानी नहीं था, शब्बीर साहब, ये तो लगाकर लंबी चौड़ी कहानी है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि भाई हमने 24 जहाज निकाल दिए हैं, ये वही जहाज हैं जो या तो हमारे समन्वय के साथ निकले हैं या हमारी बातों को पूरा करके, हमारी शर्तों को पूरा करके निकले। आगे के लोकल मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है वो यही किया है कि ये वो जहाज हैं जो हमारी इजाजत के साथ ले रहे हैं। अब देखिए डिटेल्स हमें नहीं पता कि वो टोल देकर जा रही है या नहीं जा रही है। इंटरनेशनल वाटर, यानी माफ कीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से ये कश्तियां निकली हैं। ये पहली भी नहीं है, थोड़े दिन पहले तकरीबन 40 शिप्स निकलने की बात आई थी, जिसमें से कतर की 2 शिप्स थी। यूएई को और दूसरे कंट्रीज को जिन्होंने सपोर्ट किया है इस वॉर में, यूएस को, उनको इजाजत नहीं है। वरना ये पहले से भी यही नॉर्मल था, पहले से भी यही कानून था। मैं समझ गया पूर्णिमा जी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, पूर्णिमा जी आपसे जानना चाह रहा हूं, अमेरिका का कानून कहता है कि भाई 60 दिन तक आप किसी को लेकर युद्ध कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आप युद्ध करना चाहते हैं तो संसद की परमिशन लीजिए, कांग्रेस की परमिशन लीजिए। 1 महीना और एक्स्ट्रा देने की बात होती है कि भाई सामान समेटिए और वापस आ जाइए। जिस तरीके से संसद में प्रस्ताव चल रहा है, लॉबिंग हो रही है, बात की बात है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है? क्योंकि बार बार वो धमकी तो दे रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यह माना जाए कि संसद का दबाव ट्रंप के ऊपर है, अमेरिका के लोगों का दबाव ट्रंप के ऊपर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कर नहीं पाएंगे कुछ अभी, बट एट द सेम टाइम आपको याद दिला दूं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो सिचुएशन है ये बेसिकली एक पावर ग्रैब का एक एक्ट है। ये इंटरनली स्पीकिंग यहाँ पे ईरान वॉर का जो कवरेज है, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे काफ़ी सारे न्यूज़ मीडिया भी दिखा रहे हैं जो अगर बोल रहे हैं कि ईरान इज एक्चुअली डूइंग वेल, उनको धमकियां दिया जा रहा है, उनका ब्रॉडकास्ट लाइसेंस खत्म करना और रिवोक करने की बात करा जा रहा है। ब्रैंडन कार जो है हमारी एफसीसी की चेयर, उन्होंने भी ये बात किया है। सो दिस इज मोर देन व्हाट यू आर एक्चुअली सीइंग। सिर्फ ईरान वॉर इज नॉट जस्ट ईरान वॉर, ये पावर ग्रैब का एक हिस्सा है। और यहाँ पे मीडिया में अगर आपने दिखाया कि अपने ट्रम्प और अमेरिका इज नॉट डूइंग वेल, ईरान इज एक्चुअली डूइंग वेल, उसको धमकियां दिया जा रहा है। हमारे जैसे लोग, हम अगर आइस के बारे में थोड़ा बोल दिया, हमारे मेंबरशिप, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी, मेरे मेंबरशिप कैंसिल करा गया है। और यहाँ पे एजेंडा ऐसे चल रहा है कि अगर आप अमेरिका में हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर लाइक नहीं कर सकते, आप रिपब्लिकन बन ही नहीं सकते हो। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के खिलाफ आपने एक टू शब्द कर दिया, आप अमेरिकन बन नहीं सकते। आपके ऊपर धमकियां दिया जा रहा है कि आपको यहाँ से डिपोर्ट करा जाएगा। दिस इज ए मैसिवली कंसर्निंग सिचुएशन। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी स्किन कलर ना व्हाइट है ना ब्लैक है। यहाँ पे रेसिज्म इज ए डीएनए, इज पार्ट ऑफ अमेरिकन डीएनए। इनकी ब्लैक और व्हाइट की वॉर में हमें स्केपगोट बनाया जाएगा। और इसीलिए बार बार आप H1B और इंडियंस को स्कैमस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स की जो एजेंडा जो चल रहा है, यहाँ पे जो प्रोपागेंडा चल रहा है, ये बढ़ती एक प्रोपागेंडा आपको नजर आएगा। इंडियंस को यहाँ पे टारगेट करा जाएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर एक्चुअली वेरी वो किया भी जा रहा है, लगातार इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि वो किया भी जाएगा। सुरेंद्र लाली मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र लाली, देश के प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये जो दशक है ये बहुत तकलीफों भरा रहा है। पहले आप देखिए इतना बड़ा पेंडेमिक आया, उसके बाद फिर कोरोना वायरस, और उसके बाद फिर आर्थिक स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलोडी लेकर मेलोनी के पास पहुंचे हुए हैं, चॉकलेट मेलोडी। और जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा साहब कुछ मीठा हो जाए, लेकिन अभी मीठे की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो मुझे लगता है कि बहुत नीचे भारत भी चला जाएगा और दुनिया भी। ये मीठे की उम्मीद कब तक की जाए? मनोज जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है, पर मैं समझता हूं कि इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं इसमें एटलीस्ट आप एक पर्सनल रैपो बनाते हैं। क्योंकि एक बात को समझिए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया को हिला डाला है, पूरे खित्ते को। अब नई कॉम्बिनेशन बन रही हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ हमने अपना साइन किया है जो कि इसी साल में पास हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आके सबको घर बैठे बैठे यतीम बना दिया।
अब वो कहते हैं ना कि आपने कहा कि शोले की बात की, तो हुआ क्या कि उन्होंने ठाकुर समझ के अटैक तो कर दिया ईरान पे, पर पीछे से जहर वीरू निकला जो थे चीन और रशिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, अब 81 दिन के बाद कहां पहुंचे हैं हम। अब देखिए ईरान का हौसला और खुल गया, क्योंकि ईरान को अब कितना दबाओगे, अब उसको 1953 से दबा रहे हो, जब मोज़ेडेक को इन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ईरान से हटाया था, क्योंकि उसने कहा कि मैं ब्रिटिश पेट्रोलियम का ऑडिट करूंगा। और वहां से फिर सीआईए आई, फिर पहले उन्होंने शाह फैमिली को लाए और फिर वो खुमैनी को लाए, क्योंकि अमेरिका ऐसे मोहरे बना के रखता है जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉक्सी सरकार चलाएं। तो ईरान बिल्कुल दीवार के साथ चिपक गया, वो कहता है मैं तो डूबूंगा सनम, सारी दुनिया ले डूबूंगा। चाइना और पावरफुल हो गया, ये जो भी बड़ी बेआबरू होके कूचे से अमेरिका से निकल गया अमेरिकन, देखिए चाइना ने उनको किस तरह ट्रीट किया, धमका के भेज दिया कि भाई साहब ये तो छोड़ो, ये जो हाथ भी ज्यादा मिला रहे हो उससे कम मिलाओ और मेरी किताब ना पढ़ो, जो कि उनके नोट्स पढ़ रहे थे, और साफ बोल दिया कि भैया ताइवान से दूर रहना, नहीं तो ये मसला बड़ा होगा। और आज हम जब बात कर रहे हैं तो पुतिन साहब भी वहां पहुंच गए हैं। रशिया जो कि अलग थलग पड़ा हुआ था वो भी और अमीर हो गया। अमेरिका ने यहाँ पे आके लड़ाई की तो यूक्रेन भी यतीम हो गया, वहां यूरोपियन यूनियन फिर और यतीम होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो आर्मी थी, हम लड़े कहां से। नेटो मिलिटरीली वीक हो गया है, दुनिया पूरी इन्होंने खड्डे में डाल दिया और अमेरिका आइसोलेटेड हो गया। तो कहने का मेरा ये लबोलबाब ये है कि ट्रंप साहब ने उनको, बल्कि वहां पे एक है मार्जरी टेलर ग्रीन जो उन्हीं की चहेती होती थी, वो तो कहती है कि वी शुड enact the 25th अमेंडमेंट अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, जिसका मतलब है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उन्हें कुर्सी से हटाया जाए। मनोज जी, अभी ये बात सिर्फ पेट्रोल पे और डीजल पे और गैस पे नहीं है, अगर कल ईरान आई पे आ गया तो वो इंटरनेट की केबल्स भी काट सकता है, शायद हमारे इस प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम आए। तो ये बहुत बड़ा बवंडर बन सकता है अभी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुझे नहीं लगता कि वो इसमें हटने वाले। और मैं लास्ट बात कहूंगा, ऑगस्टिन साहब ने बहुत बढ़िया बोला कि इससे आपके दर्शकों को डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता के बारे में पता चलेगा। जल्दी से बता देता हूं कि वो पोस्ट करते हैं पहले अपने आप को जीसस क्राइस्ट, फिर कहते हैं मैं रात को सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, अगले दिन नाली के अंदर, कूड़े के अंदर वो दिखा देते हैं कि बराक ओबामा, जो बाइडेन और नैन्सी पेलोसी उसके अंदर बैठे हुए। फिर वो, मुझे तो हिंदी में लफ्ज भी नहीं आते इतने, फिर वो दिखाते हैं कि जो लोग उनको कहते हैं कि आप राजा राजा मत बनिए, वो एआई की वीडियो बनाते जिसमें वो जो उनको अपोज कर रहे हैं उनके ऊपर मल मूत्र फेंक रहे हैं। वो कहते हैं मेलानिया ट्रंप के मैं अंडरगारमेंट्स कैसे रखता हूँ, मिशेल और बराक ओबामा को वो बंदर की फोटो में बना के देते हैं और चेयरमैन फेडरल रिजर्व को वो कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो आप सोचो कि हम किस तरह के दिमाग से डील कर रहे हैं मनोज जी। अगस्टिन साहब, जिस बात का जिक्र सुरिंदर लाली कर रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं कि शायद वर्ल्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना मजाक कहीं नहीं गिरा होगा। अभी बांग्लादेश में एक भूरे रंग की भैंस पैदा हुई, इसका बच्चा पैदा हुआ, तो वहां पर लोगों ने उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। अब आप सोचिए कितना मजाक बन रहा है, और कोई मजाक कोई और नहीं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने, मुझे लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे, अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने बाकायदा एआई से एक वीडियो बनवाया और उसमें वो बटन दबा रहे हैं और कई देशों में धमाके हो रहे हैं। कर कुछ पा नहीं रहे हो। ईरान जैसा एक छोटा, कोई बहुत ज्यादा ताकत उसके पास थोड़ी है, वो लगातार आपको चैलेंज कर रहा है। इधर से एक बयान अमेरिका से आता है, डोनाल्ड ट्रंप का आता है, वो कहते हैं हिम्मत है तो करके दिखाओ, और उसके बाद फिर वो घूम जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि सर्कस का कोई जोकर आया है और वो एक्ट करता है और उसके बाद मुस्कुराता हुआ, उसका मजाक बनता है, मुस्कुराता हुआ झूलता झालता फिर पर्दे के पीछे वापस चला जाता है। तो ये है क्या, मजाक बना के रखा हुआ है। अमेरिका जो कि इतनी बड़ी ताकत है, महाशक्ति है, उस महाशक्ति का इससे बड़ा मजाक मैंने अब तक नहीं देखा। बिल्कुल, इसमें एक दो राय नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने साफ बात करते करते मैंने अपना बैकग्राउंड पिक्चर चेंज किया। आप देखिए मेरे ध्यान से, मेरे बैकग्राउंड में बिल्कुल देख रहा हूं, आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखेंगे, और वो भी बिल्कुल जेम्स बॉन्ड स्टाइल में बंदूक हाथ में लिए। मतलब वो अपने आप से तो खेल ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से खेल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से आप भी खेलने लगे। देखिए अभी चलिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, हंसी की बात जरूर है, और हमारे इस बात से हमारा शो का लोकप्रियता और टीआरपी जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसके अगर बैकग्राउंड में देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शक्तिशाली देश में आप ऐसे आदमी को बिठा चुके हैं
अपना मतदान दे करके जो पूरी दुनिया को तबाही के मंजर पे पहुंचाने का काबिलियत रखता है, और गलती से आप पहुंचा चुके हैं। और रिपब्लिकन मैम ने भी उनको, मैं पिछले शो में मैंने सुना था कि मैम ने भी उन्हीं को वोट दिया है। आज मैडम भी उनके खिलाफ बात कर रही हैं। ऐसे कितने रिपब्लिक्स हैं जो अपने आप को कोस रहे होंगे कि संसद में 4 रिपब्लिकन जो सांसद हैं उन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट कर दिया कि भाई हम इनके साथ नहीं हैं। उसी पे मैं आ रहा हूं जी। ये इस बात से मुझे खुशी है कि लोकतंत्र का जो शक्ति है वो इन 60 दिनों में हमने देखा कि 60 दिन तक ये मनमानी कर पाए, 60 दिन के बाद ये मनमानी नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। ये लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि ये 3 रिपब्लिकन्स गए हैं। आप लिखित में ले लीजिए, और भी जाएंगे। ये वॉर और इसके लिए पैसा इनके पास आने वाला नहीं है। इनके पास एक ही विकल्प बच गया है, वो है इस वॉर को रोकना, अनलेस ये नेशनल सिक्योरिटी पे कोई और पैंतराना खेल बैठे। जैसे मेनलैंड यूएस में अगर कोई अटैक हो जाता है, ये 9/11 के बाद ये प्रावधान लाया गया, तो इनकी जो शक्ति जो है या इनका जो कलम की ताकत जो है और बढ़ जाती है, या दूसरा दायरा खुल जाता है। वो शायद वो इन्वोक करें ना करें, समय बताएगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमने एक पागल इंसान को कुछ भी कर कुर्सी सकते पे हैं बिठा डोनाल्ड दिया, ट्रंप। कुर्सी पे बिठा दिया है। पूर्णिमा जी, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं। मैंने सर्कस की बात की, जादूगर की बात की, जमूरे, जब हम स्कूल में थे तो वो जमूरे करके एक खेल दिखाया करते थे, क्योंकि हमने देखा कैंपेन के दौरान किस तरीके से गोली इनके छूते हुए निकल गई। बड़ा शानदार काम रहा। इसके साथ साथ जिसका जिक्र इशारा अगस्टिन साहब कर रहे हैं कि भाई अगर 9/11 की तरह कुछ घटना घड़ गई फिर तो कलम की ताकत बन जाएगी। लेकिन जो रियल टॉम एंड जेरी जो फिल्म है इस वक्त चल रही है, पूरा विश्व जिसे देख रहा है, ये कब तक चलेगी? क्या ये मिड टर्म पोल तक चलेगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो 30% सपोर्टर है वो अभी भी मागा सपोर्टर है, और वो कौन है? वो क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट। इसीलिए बार बार मैं रेसिज्म की बात करती हूँ। यहाँ पे आपने 2-3 हैंडल अगर आपने रिसर्च कर लिया, देख लिया, 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। USDOL देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। आप DHS की देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। आप प्रेसिडेंट ट्रंप तो देख ही रहे हो कैसे लिटरली बिलिटल करते हैं, शेम करते हैं, और डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट लोग जो है, जो नॉन वाइट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस को, उनको मजाक उड़ाते हैं। और सर ने थोड़ी देर पहले स्टेट्समैन की बात की है। ही इज नॉट ए स्टेट्समैन, ही is a I don't know how to say it, it's actually Clown. very pathetic for me, and he's a pathological liar। and हमें ये पहले समझ नहीं आया था जब उनको सपोर्ट किए थे। उन्होंने सही कहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो राइट वर्सेस लेफ्ट का फाइट होता है, जो लिटरली आपने अमेरिकन जो रेसिज्म है, अमेरिकन जो DNA रहा है 1945 to 2055 ईयर्स में, अपने 80 रेजिम चेंज करवाई। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या प्रॉमिस किया था? नो फॉरेन वॉर, नो एक्सटेंडेड वॉर। उन्होंने लोगों की भलाई की बात की थी, यहाँ पे जॉब लाने की बात कर रहे थे। मैंने उसको सपोर्ट इसीलिए किया था। आप यहाँ पे मेरे जगह में अगर मिल्वॉकी में अगर एक बार आके देखेंगे, लिटरली डाउनटाउन में तो अच्छा है, थोड़ा सा अगर बाहर जाएंगे, बोर्डेड हाउसेज है, दे आर फॉलिंग अपार्ट। एक्चुअली इट्स पैथेटिक टू सी अमेरिका इज इन दिस लेंस। आपको समझ ही नहीं आएगा ये अमेरिका है या नहीं। यहाँ पे जो लिकर शॉप्स है, यहाँ पे जो शॉप्स है, यहाँ पे जो जगह है, आपको कभी कभी जाने में डर लगेगा रात को 9 बजे कि आप क्यों जा रहे हो। मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं कांग्रेशनल रेस के लिए लड़ रही हूँ, मैं जाती हूँ, मुझे बार बार कहा जाता है मत जाया करो उधर, क्योंकि उनको डर लगता है कि तुम यहाँ पे बुलेट प्रूफ बिना के यहाँ पे कैसे रहे हो, 9 बजे 10 बजे तुम कैसे यहाँ पे अकेले हो। वो क्वेश्चन मुझे करते। मैंने बोला ये मेरी जगह है, मुझे मार देंगे तो मार देंगे, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ये दिस इज माय डिस्ट्रिक्ट, आई विल बी हियर।
no matter what. So the reason I'm trying to tell you is the reason I supported him is because he said a lot of things right. लेकिन जब उन्होंने अपने पाथ से भ्रष्ट हो गया, इसका मतलब नहीं है मैंने उनके ऊपर कोई साइन करके दिया उनके लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए. I started speaking about it, and that's when I realized that MAGA cult is actually the worst. It's a combination of fascism and also Marxism. They're employing all the tactics of Marxist and also the fascist side. So ये जो एक dangerous एक combination बन चुका है, this is for everybody, सारे लोगों के लिए danger है, literally संक्षेप में, everybody है. बिल्कुल आपने हमारे ठीक जैसे कहा। लोग जो उनके लिए तो ज्यादा है. आपने ठीक कहा। संक्षेप में लाली साहब एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पूरी दुनिया राइट और लेफ्ट में उलझ कर रह गई और हर देश की स्थिति यही है। देखिए, अब यही तो रोना है कि आप यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़ने शुरू हो गए। और मजे की बात देखिए मनोज जी के डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह की अपनी मानसिकता है, अब मैं एज अ हिंदुस्तानी अगर पाकिस्तान को नहीं लाऊंगा तो मेरी भी रोटी हजम नहीं होगी। अब जो आदमी आग लगाने वाला उसको नेगोशिएटर बना दिया और इजराइल वहां कभी आएगा नहीं। जैरेड कुशनर उनका जवाई और स्टीव वुडकॉक न्यू जर्सी में मॉल बनाते हैं, ऐसे लोगों को वो भेज रहे हैं कि जाके अब समाधान निकालो। तो अब बताइए, मतलब जिसको तो माझी नैया को डुबोए उसे कौन बचाए? ये मसला ये हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो मेंटल एबिलिटीज ही चैलेंज नहीं है। और एक और बात, जैसे ऑगस्टिन साहब ने बोला और आपने कहा कि वो जो गोली कान पे चली थी उस पे भी अमेरिका में डिबेट चल रही है कि कहीं वो हॉलीवुड का स्टेज इवेंट तो नहीं था। तो अब उनके पास अगर 60 दिन बाद कांग्रेशनल पावर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फिर अपने आप को कर ले, क्योंकि वो किसी हद तक जा सकते हैं अपने अहंकार। मुझे पता नहीं है कि वो स्टेज इवेंट था कि नहीं था, लेकिन अगस्टिन साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कहीं बड़ा इवेंट ना हो जाए, और वो अगर बड़ा इवेंट हो गया तो फिर भगवान मालिक है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी के खबरों के लिए आप चलते रहे इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।